नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्गो। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान जारी। पंजाब के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रत्याशी सुभाष शर्मा के पक्ष में करेंगे जनसभा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब दौरे पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के साथ ही आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र में आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रत्याशी सुभाष शर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रचार प्रसार अभियान लगातार जारी है और 2 दिवसीय दौरे पर भी हैं। लगातार मुख्यमंत्री पंजाब के दौरे पर बने हुए हैं और पंजाब में 7वें चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होना है, जिसके लिए भी तमाम तैयारियां भी की जा रही है और ऐसे में तमाम प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पंजाब दौरे में हैं, जहां पर प्रत्याशी सुभाष के नेतृत्व में आज वो मतदान करने की अपील करेंगे जनता से। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब दौरे पर हैं, कहां कहां पर उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं और लगातार कई प्रदेशों में चुनाव भी प्रचार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं और अब पंजाब के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हैं और ऐसे में आज एक बार फिर पंजाब में आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुभाष शर्मा के पक्ष में जनसभा आयोजित भी होगी। उसमें संबोधित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे जनसभा को और इसके 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज पंजाब में है, जिसमें कि जो पहला कार्यक्रम उनका है वो बलाचौर पंजाब में शाम 4 बजे है। उसके बाद फिर दूसरा कार्यक्रम मोहाली में है, फिर तीसरा कार्यक्रम नया गांव खरड़ मोहाली पंजाब में है। यानी कि 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुभाष शर्मा, उनके समर्थन में जो है जनता से मतदान करने की अपील भी करेंगे और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अरुण, ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अलग अलग राज्यों में वो जा रहे थे और अब क्योंकि अंतिम चरण में मतदान होना है पंजाब में, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पकड़ बनाए हुए हैं। ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर वो पहुंच भी रहे हैं, मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं। क्या कुछ खासियत भी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? जी सर, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य प्रदेशों में गए हैं, लगातार उन्होंने दौरे किए हैं और ऐसे में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली, यूपी, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, चंडीगढ़, इन सभी जगहों पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरे किए हैं और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड में उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं या जो कार्य किए गए हैं उनको लेकर लगातार अन्य जा रहे हैं। जिस तरीके से यूसीसी का जिक्र लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सभाओं में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी किसी प्रदेश में सभा कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री इसी के साथ साथ दंगा रोधी कानून हो या नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य प्रदेशों में भी जा रहे हैं और लगातार इन चीजों का जिक्र भी कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य प्रदेशों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो है प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और जनता से मतदान करने की अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, चुनाव भट्टा में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर। नगर निगम की टीम पुलिस के साथ हटा रही अतिक्रमण। 2016 के बाद 524 अतिक्रमण पाए गए अवैध। ऐसे में नगर निगम की कार्रवाई का हो रहा विरोध। अगले हफ्ते एमडीडीए भी कर सकता है बड़ी कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम की टीमें पहुंची है पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए। और 2016 के बाद जो 524 अतिक्रमण पाए गए हैं जो अवैध हैं, उन पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और ऐसे में ये चूना भट्टा क्षेत्र में कार्रवाई जारी है, जहां पर बुलडोजर चला है प्रशासन का अतिक्रमण पर और साथ ही नगर निगम की टीम पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची हुई है।
और अगले हफ्ते एमडीडीए भी बड़ी कार्रवाई इस दौरान कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार कार्रवाई जारी है। और संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है, किस तरह से यह अभी कार्रवाई जारी है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, थोड़ा बताइए वहां से हमारे दर्शकों को कि किस तरह का मंजर दिख रहा है वहां पर। देखिए, मंजर बहुत भयावह भी है और विशाल और दर्दनात्मक भी है, क्योंकि एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम और प्रशासन एनजीटी की संयुक्त इस ऑपरेशन में फिलहाल जो ये रिस्पना के अगल बगल जो मलिन बस्तियां बनी है, जो अवैध अतिक्रमण है, जी। उनके ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। हम्म। क्योंकि रिस्पना के अगल बगल ये पूरा राजपुर, देहरादून का जो राजपुर इलाका है, वहां से लेके आपका ये ISBT तक ये पूरा मलिन बस्तियां जो है वो बची हुई हैं। और ऐसे लोगों को बसाने का काम निश्चित तौर पर नेताओं ने किया है, जो स्थानीय विधायक हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, जो चुनाव में वोट मांगते हैं। चंद वोटों की लालच में आकर ऐसे लोगों को बसाने का काम किया जाता है। इनके आधार कार्ड बने हैं, इनका वोटर ID कार्ड बना है, इनका बिजली का बिल आता है, इनका पानी का कनेक्शन है, पानी का बिल आता है, इनको सीवर लाइन तक बना के दी गई है। बड़ी बात यह है विशाल जी। और इनसे मोटा वोट बैंक समझकर इनसे चुनाव में वोट मांगने भी जनता आते हैं। और जब एनजीटी का ये आदेश आता है, नेताओं के लोग चक्कर लगाते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, सभी जो नेता है, सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं। बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनको फिलहाल तोड़ दिया गया है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने इन्हें 10 मिनट तक समय भी नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनके सामान अंदर पड़े थे, टीवी, फ्रिज, घर का जरूरी सामान, कपड़े, बच्चों की किताबें, मकान ढा दिया गया, यानी कि पूरे घर का पूरा सामान मलबे के नीचे दब गया है। स्थिति बहुत जो है दर्दनात्मक स्थिति है, बड़ा दर्द वाला मंजर है, क्योंकि लोगों के बच्चे यहाँ पैदा हुए इनके मकानों में, उनकी शादियां भी यहीं हुई, उनके बच्चों के बच्चे हुए, और ऐसे में 40-40 साल, 45 साल, 55-55 साल पुराने ऐसे मकान हैं जिनको ढा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, रोष है, और ये सब लोग कह रहे हैं कि आज रात हम कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्योंकि घर में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, ये लोग कहाँ रहेंगे। इस विषय को लेकर सभी लोग बेहद चिंतित है। जनता नाराज है नेताओं से, ये भी कह रही है कि जब वोट मांगना होता है तो नेता आते हैं, लेकिन आज जब इनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं तो एक भी बड़े से लेकर छोटा नेता कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा रोहित, ये भी कहा जा रहा है कि अभी एक हफ्ते के भीतर एमडीडीए भी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, और ऐसे में क्योंकि मकान भी चिन्हित कर लिए गए हैं और प्रशासन ने पहले ही ये भी बता दिया था कि ये मकान तोड़े जाने हैं, तो फिर घरों से सामान बाहर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि गलती तो उन लोगों की है जो नदी किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि अब जैसे ही बरसात का समय होगा तो लोगों की जान पर भी बात आएगी। तो ऐसे में राज्य सरकार तो उनके हित के लिए ही काम कर रही है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि हम नगर निगम के अधिकारियों के पास गए, तो एक फलाना नेता के पास चला गया, तो लोगों ने उन्हें आश्वासित किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। इस वजह से लोगों ने घरों से सामान नहीं निकाला। लेकिन जब जेसीबी पहुंच गई, बुलडोजर पहुंच गया, और मौके पर जब इनको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, मकान टूटेगा ही टूटेगा, ऐसे में उनसे 10 या 15 मिनट की मोहलत मांगी गई कि हम अपना सामान निकाल लेते हैं, लेकिन समय नहीं दिया गया। मकान तोड़ दिया गया, लोगों के घरों के घर नीचे दब गए, सामान दब गया, और ऐसे में अब जो है लोगों में नेताओं के प्रति, सरकार के प्रति काफी नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल जो ये ध्वस्तीकरण का कार्य है रिस्पना नदी के अगल बगल देहरादून के कई इलाकों में चल रहा है। इस समय हम चूना भट्टा के नीचे इलाके में मौजूद है, यहाँ पर रिस्पना नदी है, इसके अगल बगल जितने भी मकान है उनको तोड़ा जा रहा है, और एक कार्रवाई चल रही है देहरादून के राजपुर रोड पर साईं मंदिर के पीछे काठ बंगले का इलाका पड़ता है, वहां पर भी ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चारधाम यात्रा में इस बार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। रविवार को यमुनोत्री में 11,150 और गंगोत्री धाम में 11,200 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे।
इसी बीच यात्रियों की सुविधा को लेकर डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट यमुनोत्री क्षेत्र के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक पैदल मार्ग पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही तीर्थयात्रियों से मुलाकात भी की और यात्रा में उनके बारे में उनके अनुभव भी जाने। डीएम ने यात्रा पंजीकरण सत्यापन और कतार जो टोकन हैं केंद्र रवाड़ा के पास निरीक्षण भी किया और हेड काउंट के साथ साथ ही टोकन जनरेशन प्रक्रिया की समीक्षा भी की। इस दौरान डीएम ने कहा है कि इस केंद्र पर पंजीकरण सत्यापन और टोकन उपलब्ध कराने में हमेशा तत्परता बरती जाएगी। देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से चोमेल लोहाघाट सड़क में चोमेल से 4 किलोमीटर पहले चीड़ का पेड़ भरभरा कर गिर गया, जिससे सड़क लगभग 1 घंटे तक बंद हो गई। बीजेपी मंडल महामंत्री अजय बिष्ट ने बताया कि वो लोहाघाट से चोमेल की ओर लौट रहे थे, तभी चीड़ का पेड़ सड़क पर आ गिरा और सड़क बंद हो गई। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों के यात्रियों से मदद से मूसलाधार बारिश से किसी तरह एक पेड़ घंटे की मेहनत के बाद पेड़ को हटा दिया गया है सड़क से, हालांकि तब जाकर वाहनों की आवाजाही भी अब सुचारू हो गई है। उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। धामी सरकार इस बार निकाय चुनाव गंभीर नजर आ रही है। नगर अध्यक्षों के साथ ही मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में भी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर प्रदेश सरकार बीजेपी में मुसलमानों की साझेदारी भी रखना चाहती है, जिसको लेकर प्रदेश की कमान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन को दी गई है, जिसके तहत इंतजार हुसैन सभी क्षेत्र के वार्डों पर एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इंतजार हुसैन का कहना है कि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं और मोदी के विकास कार्यों को देखकर अल्पसंख्यक लगातार हमसे जुड़ना चाहते हैं। कि जिस प्रकार से नगर निकाय का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में नगर निगम में, नगर पालिकाओं में और वार्ड के जो पार्षद के चुनाव है उसको लेकर के उनके सभी के बायोडाटा लेना प्रारंभ कर दिए हैं। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ अल्पसंख्यक समाज की, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव अल्पसंख्यक समाज ने लड़ाए हैं और पार्षद के चुनाव भी अल्पसंख्यक समाज लड़ी रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 का चुनाव हुआ है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में पहले चरण में मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। उसका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि हम साल के 12 महीने 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, संगठन के प्रति हमेशा लगन वाले कार्यकर्ता हैं। प्रदेश के अंदर हमारे जहां जहां अल्पसंख्यक नगर पालिकाएँ हैं, वहां से हमने उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है, लिहाजा हर एक दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जाहिर है इससे स्थानीय लोगों की अच्छी कमाई हो रही है। इस बार तो गढ़वाल मंडल विकास प्राधिकरण निगम ने कमाई के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचने से सबसे ज्यादा कमाई गढ़वाल मंडल विकास निगम की हुई। अब तक की यात्रा में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 22 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। चारधाम यात्रा मार्ग पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के 80 से ज्यादा होटल, जहां यात्रियों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। 10 मई से जो चारधाम यात्रा हमारी चल रही है, उसमें गढ़वाल मंडल विकास निगम के लगभग सभी गेस्ट हाउसेज में पर्यटकों की अच्छी आमद बनी हुई है। जो विभिन्न राज्यों से और प्रदेश से भी, इस प्रदेश से भी जो पर्यटक आते हैं, उनको हम लोग जो सारी सुविधाएं वगैरह दे रहे हैं। हर साल इस व्यवस्था के लिए फरवरी से ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाती है, जो पूरे यात्रा सीजन के दौरान चलती है।
गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी विनोद गोस्वामी का कहना है कि यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिनके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम अतिथि देवो भव की थीम पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 22 करोड़ रुपए की कमाई की जा चुकी है, जबकि आने वाले दिनों में यात्रा से गढ़वाल मंडल विकास निगम को रिकॉर्ड कमाई होने का अनुमान है। सभी पर्यटक आवास गृहों में उत्तम व्यवस्थाएं की गई है, स्टाफ अतिरिक्त लगाया गया है, उनके रहने की, उनके भोजन आदि की, प्रवास की, ये सब व्यवस्थाएं की गई है। लगभग अभी हम 22 करोड़ के आसपास जो इस सीजन में जो बिज़नेस है वो कर चुके हैं। अभी यात्रा प्रारंभ ही हुई है, क्योंकि ये जो बुकिंग है ये हमें मिलना शुरू हो जाती है लगभग फरवरी मार्च के लगभग से इस वर्ष की। तो फर्दर भी आगे जो उसकी बुकिंग है, ये जो बुकिंग है इसमें आगे के टूर्स भी इंक्लूड हैं, लेकिन इस दौरान भी प्रतिदिन हमें लगभग 15 से 20 लाख रुपए के लगभग की बुकिंग मिल रही है। तो अभी यात्रा प्रारंभ हुई है। उम्मीद करते हैं कि इस सीजन में गढ़वाल मंडल विकास निगम न सिर्फ अच्छा रेवेन्यू अर्जित करेगा, बल्कि चार धाम से संबंधित जो हमारे यात्रीगण भारत के विभिन्न प्रांतों से यहाँ आते हैं, उनको अतिथि देवो भव की परिपाटी के अनुरूप उन्हें उत्तम व्यवस्था और अच्छा प्रवास और अच्छी आदत दे पाएगा। वहीं रहने और खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी होटलों पर परिवहन विभाग की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 28 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए, जिससे उन यात्रियों को लाभ मिलेगा जो इलेक्ट्रिकल वाहनों से चार धाम यात्रा के लिए आएंगे। हमने 28 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं, जो कि ऑपरेशनल अधिकतर हो चुके हैं, और इनको हम लोगों ने अभी ट्रायल रन हम लोगों का चल रहा है मुख्य सभी गेस्ट हाउसेज में, जहाँ पर जो कि मेन मुख्य मार्गों के किनारे हैं, जहाँ पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पर हम इनको लगा चुके हैं। तो ये चल रहे हैं, और इससे पर्यटकों को कम से कम ये सुविधा होगी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आता है तो उसको पर्वतीय मार्गों में भी अलग अलग जगहों पर मुख्य स्थानों पर उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए सुविधाएं मिल पाएंगी, और ये बहुत ही जो मार्केट रेट है उससे थोड़ा कम प्राइस में ही उपलब्ध है। उत्तराखंड की पहचान देवभूमि से है, लिहाजा यहाँ हर एक साल चारधाम यात्रा में लाखों तीर्थ यात्री आते हैं, और उन्हीं तीर्थ यात्रियों की वजह से राज्य सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। साथ ही स्थानीय लोगों का घर परिवार चलता है। हजारों लोग ऐसे हैं जो यात्रा सीजन का महीनों तक इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका तीर्थ यात्रियों से जुड़ा ही कारोबार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तरकाशी के कमत गांव में यूं तो प्रशासन सुरक्षा दीवार का निर्माण करवा रहा है, लेकिन इस कार्य पर स्थानीय लोगों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। निर्माण कार्य में फिर धांधली का आरोप, निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल। ये निर्माण कार्य बिल्कुल भी इसकी जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये कार्य जो है मानकों के हिसाब से हो और उच्च गुणवत्ता का हो। उत्तराखंड में हर साल कहीं न कहीं बादल फटने या फिर नदियों में बाढ़ से भारी तबाही की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती है, और जब खबर मीडिया की सुर्खियां बनती है तो शासन प्रशासन की नींद खुलती है, जिसके बाद योजनाएं तैयार की जाती है, टेंडर होता है, काम शुरू किया जाता है और उम्मीद की जाती है कि निर्माण कार्य के बाद सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर निर्माण कार्य पर ही सवाल उठने लगे तो फिर जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा, कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग, उसमें ये निर्माण कार्य बिल्कुल भी इसकी जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये कार्य जो है मानकों के हिसाब से हो और उच्च गुणवत्ता का हो। कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं आप साइड पर भी बजरी की जगह कोई बजरी नहीं आ रही, कोई रोड टूटी हुई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छी मानक का उच्च गुणवत्ता का काम हो और सभी ठीक है, और मिट्टी न डाली जाए, जो यहाँ की लोकल मिट्टी है वो न डाली जाए, खराब रहेगा उसमें तो ठेकेदार का भी लॉस है। दीवारें जो है बस्ती के दोनों तरफ लगनी चाहिए। आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को जो है शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। एक मीडिया के जरिए, आपके जरिए जो है हमारी आवाज़ को, हमारे जो है 200 परिवारों की बस्ती है। कमत गांव में बन रही बाढ़ सुरक्षा दीवार,
ग्रामीणों ने कहा मानक की अनदेखी। दरअसल पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी में गाजना पट्टी के कमन गांव में चल रहे बाढ़ सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्यों पर स्थानीय लोगों ने ही सवाल उठा दिया। आरोपों के मुताबिक निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ग्रामीणों को डर है कि अगर निर्माण कार्य पूरा हो भी गया तो बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। 1994 से जो हम परेशान हैं, 1994 में यहाँ बाढ़ आई थी, उस समय यहाँ भवन बहे, उसके बाद भी यहाँ 3-4 बार बाढ़ आती रही और हमारे पुनर्वास की मांग भी बहुत लंबी है। हमारे जो है 57 परिवारों की इस समय स्वीकृति आ रखी है, सिर्फ वित्तीय स्वीकृति चाहिए उसके लिए, टेक्निकली स्वीकृति 57 परिवारों की आ रखी है और 105 परिवारों की जो है डीएम साहब ने जो है शासन को पुनर्वास की जो है सूची भेज रखी है। तो पुनर्वास की भी हमारी मांग है और पुनर्वास होने से पहले जो है हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है दीवारों का कार्य हो, उच्च गुणवत्ता का हो और ये भी जो है आपके जरिए एक चाहते हैं कि हमको जो है बस्ती वालों को जो है बरसात के समय 2 महीने मीन कहीं अन्यत्र रहने की व्यवस्था जो है सरकार किसी छोटी मोटी कॉलोनी के हिसाब से, या बहुत गरीब बस्ती है, सारी 80 बस्ती है यहाँ ज़्यादा, तो गरीब जो है किसी को जो है कॉलोनी दे के जो है 1-2 महीने जो है कोई चैन की नींद वहाँ पे ले सके, ये आपसे निवेदन है। और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे आवाज़ को जो है शासन प्रशासन, माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवश्य पहुँचे। 1993 में कमत गांव में आई थी बाढ़, तेज बहाव में बह गए थे कई मकान। 1993 से ही पुनर्निर्वास की कर रहे मांग। कमत गांव के लोगों का कहना है कि 1993 में यहां भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें गांव के कई मकान बहाव में बह गए थे। उसके बाद से ही पुनर्वास की मांग की जा रही, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पुनर्वास के लिए पेपर तो पहले ही तैयार कर लिया गया, लेकिन बजट पास न होने के चलते फाइलों पर धूल जम गई। अभी सरकार द्वारा ये जलकुंड नदी है और बस्ती की लगातार हम पहले तो पुनर्वास की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार का इस समय पुनर्वास का तो मामला ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा हेतु यहाँ पर 4.25 करोड़ रुपए स्वीकृति हुई और ये देखा जा रहा है कि मानकों के हिसाब से थोड़ी काम नहीं पाया जा रहा है। नदी किनारे बसा है कमत गाँव, 4 करोड़ की लागत से बन रही दीवार। ग्रामीण लगा रहे सरकार से गुहार, ठेकेदार की मनमानी पर हो कार्रवाई। पुनर्वास की मांग तो पूरी नहीं की गई, लेकिन सालों की मांग के बाद शासन ने नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाने का प्लान बनाया और इसके लिए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का टेंडर पास किया गया। लेकिन कमत गांव के लोगों का कहना है कि जिस तरह से सुरक्षा दीवार बनाने में मानकों की अनदेखी हो रही, अगर निर्माण कार्य पूरा भी हो गया तो एक ही बरसात में सुरक्षा दीवार ध्वस्त हो जाएगी और फिर से गांव में पानी की वजह से तबाही मचेगी। कि जैसे यहाँ पर है मेन पॉइंट, हमारा ये वाला मेन पॉइंट है जहाँ पर हम लगातार जो है ये कर रहे हैं कि आप लोग जो है ये हमारा मेन पॉइंट है और इस पर जो है अच्छी तरह से काम किया जाए। दूसरा, जब ठेकेदारों से पूछा गया, मुझे अभी इस्टीमेट के बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बगल में जबकि पूर्व में जो सुरक्षा दीवार आई थी वो दोनों तरफ लगी थी, लेकिन इस समय ये वन साइड ही कर रहे हैं, जो मानकों के अनुसार नहीं पाया जा रहा है। निर्माण कार्य की जांच की उठी मांग, ग्रामीणों के आरोपों पर कार्रवाई कब? आरोप है कि जहां पर दीवार का निर्माण होना चाहिए था वहां नहीं हो रहा है और वहां से हटकर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार धांधली कर रहा है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। गांव के लोगों ने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई, साथ ही जांच की मांग की। क्योंकि हमारी चाहे हम बस्ती में रह रहे हैं, चाहे हमारे मकान हैं, चाहे कोई, लेकिन दूसरी तरफ हमारी खेती बाड़ी भी है जिसके ऊपर हम निर्भर रहते हैं। अगर उसकी सुरक्षा भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये उस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि केवल वन साइड ही यहाँ पर जो है दीवार है। जीरो टॉलरेंस के दावों पर भी सवाल, धांधली से सरकार की हो रही बदनामी। उत्तरकाशी में नदी किनारे बसे कमत गांव के लोग पहले भी परेशान थे और आज भी परेशानी में ही। सालों की मांग के बाद सुरक्षा दीवार का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसमें भी धांधली हो रही। जाहिर है शासन प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में। उत्तराखंड में डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। फिर इस तरह के आरोप के बाद भी जांच क्यों नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।